नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स और एलएलबी 3 इयर्स कोर्स के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। 8 तारीख से और 10 तारीख से आप सभी के एग्ज़ाम हैं। तो पिछले वर्ष की भांति, पिछले सेमेस्टर की भांति इस वर्ष भी, इस सेमेस्टर में भी हम सभी लोग बात करेंगे उन सारे पुराने प्रश्नों की, उन सारे पुराने सवालों की जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, और उन सभी सवालों के जिनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इस श्रृंखला में आज के अपने इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी ऑनर्स कोर्स के पहले पेपर के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है। और एलएलबी ऑनर्स का 5 इयर्स कोर्स का जो एलएलबी ऑनर्स का ये पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है। इसमें जो आपका सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट आपकी है एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल कंसेप्ट की, जिसमें आपको प्लेटो, एरिस्टोटल और सिसेरो को पढ़ना था। दूसरी यूनिट थी आपकी मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड सॉवरेनिटी, जिसमें आपको थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकब रूसो, जे रूसो को पढ़ना था। और तीसरी यूनिट आपकी थी स्टेट लिबर्टी एंड लॉ, जिसमें आपको मैकियावेली, जेएस मिल और कार्ल मार्क्स को पढ़ना था। और चौथी यूनिट आपकी इंडियन पॉलिटिकल कंसेप्ट की थी, जिसमें आपको मनु, कौटिल्य और गांधी जी को पढ़ना था। तो ये आपकी 4 यूनिट थी, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपने इन सारे यूनिट्स को कायदे से पढ़ा होगा, इनके टॉपिक्स को कायदे से पढ़ा होगा, पुराने वर्षों के अपने प्रश्न पत्रों को देखा होगा, तो पाया होगा कि कौन से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद काफ़ी है। तो जो मेरा आकलन है, जो मेरा एनालिसिस है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो आप अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ सवाल आएंगे, और बाकी आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर है, मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली यूनिट से बात कर लें, तो जो आपका पहला टॉपिक है पहली यूनिट का, उसमें आपको प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा। और प्लेटो के बारे में जो सवाल अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो है प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, जो उनकी आदर्श राज्य की अवधारणा थी, प्लेटो के जो आदर्श राज्य की अवधारणा थी, उसके बारे में आपको सवाल पूछा गया है। और साथ में इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, इस थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो खूब पूछी गई है। तो पहला सवाल आप लोग तैयार करिएगा, तो उसमें प्लेटो को पढ़िएगा, प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को पढ़िएगा, और साथ ही साथ प्लेटो के जो ट्रेडिशनल जस्टिस वाले सिद्धांत को भी पढ़िएगा। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो एरिस्टोटल का कंसेप्ट है। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो कई बार सवाल आया है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट क्यों कहा जाता है, और उसके बाद चीजें जोड़ी गई हैं। तो आप अपना कम से कम एक पेज भर का मटेरियल, एक पेज भर का तर्क इस चीज के लिए तैयार करके रखिए कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट क्यों कहा जाता है। यदि नहीं भी पूछा जा रहा है, अगर आप लिख देंगे तो कोई वो चीज गलत नहीं है। तो एरिस्टोटल का पॉलिटिकल थॉट का कंसेप्ट, और उसके बाद इनकी जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, और थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के साथ साथ इनका जो इन्होंने स्टेट को कैसे डिफाइन किया है, और इन्होंने गवर्नमेंट को क्लासिफाई कैसे किया है। अगर आप इतनी चीजें पढ़ के आते हैं, एक तो एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है उसको, इनका जो इन्होंने स्टेट को कैसे डिफाइन किया है, और इन्होंने गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया है, तो फिर आपको एरिस्टोटल से यदि कोई भी सवाल पूछा जाए तो वो आपके ग्रिप से बाहर नहीं रहेगा, आपकी पूरी पकड़ आपके सवाल पे रहेगी। तीसरे सवाल की बात कर लें अगर, तो थॉमस हॉब्स के बारे में सवाल पूछा गया है, और उम्मीद है कि इस बार भी सवाल है। और थॉमस हॉब्स की जो एब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट मोनार्की, थॉमस हॉब्स का जो एब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट है आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही उम्मीद है कि आए। और इनको जब आप, जैसे एरिस्टोटल वाली बात आपने पढ़ी है, तो इनको भी कहा जाता है फादर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो क्यों इनको फादर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता है, और इनका एब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट क्या है। यहां मैं एक चीज बताऊं कि जब आप हॉब्स को पढ़ रहे हैं, तो एक जब भी आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो बार बार आपने 3 नाम साथ पढ़े होंगे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकब रूसो। तीनों आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस पेपर की अगर बात करें तो थॉमस हॉब्स के बाद हम कहेंगे कि आप रूसो के बारे में पढ़ के जाइए, और रूसो का जनरल विल, शायद अपने वाले सिलेबस में ये चीज हटाई गई है कि जनरल विल भी उससे, जो उनका टॉपिक है आपके सिलेबस में, उससे कनेक्ट करता है। और जो रूसो का आपका जो आपके में कंसेप्ट है वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, लोकप्रिय संप्रभुता। जीन जैकब रूसो का पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको पढ़ करके जाइएगा। अगला सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कार्ल मार्क्स के बारे में।
और कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़िए तो इनका जो क्लास स्ट्रगल था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोलते हैं उसको, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या था, इसको खूब कायदे से पढ़ करके जाइएगा आप लोग कार्ल मार्क्स का। उसके बाद साथ में इसकी थ्योरी इनकी थी सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू की थ्योरी, कार्ल मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की थ्योरी। अगले सवाल की अगर बात करें तो गांधी जी के बारे में सवाल है, इनका जो आइडियल स्टेट, इनका जो आदर्श राज्य की अवधारणा थी, राम राज्य की अवधारणा थी, वो क्या था। और इसमें कई बार पूछा गया है कि जो सत्याग्रह और अहिंसा, इस सब के जो कंसेप्ट थे वो क्या थे, और क्या सत्याग्रह और अहिंसा एक दूसरे के पर्याय हैं, क्या वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, ये वाली बात आपको पढ़नी है। और इनके गांधी जी के रिलीजन पर क्या व्यूज थे, धर्म पर गांधी जी के क्या विचार थे। तो यदि गांधी जी के विषय में आप आइडियल स्टेट की उनकी अवधारणा पढ़ते हैं, सत्याग्रह अहिंसा को पढ़ के जाते हैं, रिलीजन पे उनके व्यूज क्या है, तो आपके पास जो भी सवाल आएगा उसका आप एक कॉम्पैक्ट जवाब दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ करके जाइएगा। गांधी जी के बाद मनु के राजधर्म का सवाल बहुत जरूरी है आपके लिए, मनु का राजधर्म क्या था, और इन्होंने मनुस्मृति को, इनकी जो मनुस्मृति थी उसको पहला लॉ बुक क्यों बोलते हैं, पहली उसको विधि की पुस्तक क्यों बोलते हैं, मनु की पुस्तक को, मनुस्मृति को। और जो इनकी एक थ्योरी थी डिवाइन किंग की, डिवाइन किंगशिप की, डिवाइन किंगशिप की थ्योरी क्या थी, और डिवाइन किंग के काम क्या थे, डिवाइन किंग के फंक्शन क्या थे। ये कई सारी चीजें बताने का मेरा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि आप, जैसे क्या होता है कि आप थॉमस हॉब्स के बारे में आपने लिखना शुरू किया, आपने एब्सोल्यूट मोनार्की लिखा, एब्सोल्यूट मोनार्की लिखने के बाद आप रुक जाते हैं, सोचते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो अगर आप एब्सोल्यूट मोनार्की लिखने के बाद अगर आप हेडिंग डालते हैं कि ही वाज कंसीडर्ड एज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, और उसके बाद अगर आप अपने आर्गुमेंट, अपने तर्क इस चीज के बारे में लिखते हैं कि उनको क्यों फादर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता है, या अरिस्टोटल को क्यों उसका पॉलिटिकल थॉट का फादर कहा जाता है, तो वो आपके प्रश्न के उत्तर से संबंधित ही है। आप कुछ अनर्गल नहीं लिख रहे हैं, कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं, तो कभी परेशान नहीं हुई कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। बस शर्त यह है कि वो आपके प्रश्न से जुड़ता हुआ हो। ऐसा ना करिए आप कि मनु के सवाल में, मनु के जवाब को लिखते समय आप गांधी के आइडियल स्टेट को लिख दीजिए, वो चीजें थोड़ी सी वहां पे समस्या पैदा करती हैं। बाकी यदि आप मनु के विषय में लिख रहे हैं, मनु का राजधर्म लिख रहे हैं, तो आप मनुस्मृति का भी उल्लेख कर सकते हैं, मनुस्मृति के साथ साथ आप डिवाइन किंगशिप की थ्योरी का उल्लेख कर सकते हैं, और डिवाइन किंग के काम क्या है सब लिख सकते हैं। अगले सवाल की अगर बात करें तो कौटिल्य की जो एक सप्तांग थ्योरी थी वो क्या थी, और सप्तांग थ्योरी के साथ साथ उन्होंने जो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कहा था उसको पढ़ के जाइएगा कि गुप्तचर व्यवस्था क्या होती थी। ये हो गया कौटिल्य का सवाल। और 9वां सवाल आपका मैकियावेली से है। मैकियावेली के जो व्यूज थे रिलीजन एंड मॉरलिटी पे, धर्म और नैतिकता पे, वो क्या थे। और जैसा मैंने कहा कि आप जब थॉमस हॉब्स को पढ़ के जा रहे हैं, थॉमस हॉब्स को पढ़ के जा रहे हैं, तो आपके लिए हॉब्स, रूसो और इसके साथ साथ जॉन लॉक को पढ़ करके जरूर जाइएगा। ये आपके 10 सवाल हैं। अब मैंने इसमें कुछ विशेष नहीं बताया, ये आपका लगभग सिलेबस ही, आपको लगेगा कि पूरा पूरा सिलेबस है, लेकिन मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि प्लेटो का सवाल आएगा, प्लेटो से संबंधित सवाल आएगा, तो सवाल कहां से आने की उम्मीद है। तो प्लेटो का जो सवाल आने की उम्मीद है थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट से आने की उम्मीद है। और यहाँ पे आइडियल स्टेट के साथ साथ इनकी जो जस्टिस की थ्योरी थी और जो ट्रेडिशनल जस्टिस की थ्योरी थी वो। एरिस्टोटल के बारे में अगर आप बात करें तो एरिस्टोटल का जो सिटीजनशिप का जो सिद्धांत था, जो नागरिकता का सिद्धांत था, किसे मिलना चाहिए किसे नहीं, किस वजह से आप एक्वायर करते हैं, कैसे आपकी सीज होती है, तो जो एरिस्टोटल का सिटीजनशिप की थ्योरी थी, एरिस्टोटल की स्टेट की थ्योरी थी, और एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को क्लासिफाई कैसे किया। तो ये आपके 10 सवाल हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी, मनु, कौटिल्य, मैकियावेली, जॉन लॉक, और मुझे लगता है जेम्स मिल बचा हुआ है, जेम्स मिल आप छोड़ के आ सकते हैं। तो यदि आप ये 10 सवाल पढ़ करके जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% यहां से सवाल मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप सभी को जो लक्ष्य की कामना है, और जल्द ही इस सीरीज में हम नए विषय पर नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।